बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, वो हमारे पास आती है इवेपोरेशन। अब इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे जो कोई भी लिक्विड है जो वो अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस वेपर्स में कन्वर्जन को इवेपोरेशन कहते हैं। ये काम किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसके लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना जरूरी नहीं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अगर आप सर्दियों में सुबह किसी नहर के पास जाएं तो उसके ऊपर आपको धुंध सी नजर आएगी, पानी के वेपर्स, वो वेपर्स होते हैं। और क्योंकि सर्दी बाहर बहुत ज्यादा होती है तो वो जो वेपर्स बन रहे, हालांकि बनते गर्मियों में भी है, लेकिन क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा होती है तो वो सारे ऊपर जाकर कंडेंस हो जाते हैं और वो हमें उस फॉर्म में नजर आता है। तो ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इवेपोरेशन। अब वो अगर आप कहें कि वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही कोई चीज इवेपोरेट होती है तो वहां पे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रात, फिर वो कैसे होगा? किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हो सकती है। ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में फर्क ये है। सर ये बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। और वेपोराइजेशन जो होती है वो क्या होती है? जब आप बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, उसके बाद जो सारे वेपर्स, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन ये आपके पास इवेपोरेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर टेम्परेचर के ऊपर ये इवेपोरेशन हो रही क्यों होती है? हमें ये बात पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड से कि हर वक्त जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं। कोई ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, कोई कम स्पीड से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी किसी की ज्यादा होगी, किसी की, तो फिर क्या होगा? उनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन की वजह से होती है। जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर, तो तेजी से कोई मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जो कम मूव कर रहे हैं वो, जिसने अभी कोलिजन की है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसकी कोलिजन को थोड़ा टाइम गुजर चुका है उसकी एनर्जी। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है थ्रू आउट द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज प्रेजेंट, वो हमारे पास अनइक्वल होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। जिस तरह होमोजेनियस मिक्सचर में हम बात करते हैं कि हर जगह लिक्विड्स के सारे सॉल्यूट के उतने ही मॉलिक्यूल नहीं, यहां पे आपके पास जो इन होमोजेनियस आप कह सकते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द कंटेनर। अब क्या होगा? किसी पार्टिकल की जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो कहीं मूव करता करता सरफेस की तरफ आएगा, ऐसे ही कि नहीं? और वो जब सरफेस पे आएगा तो सरफेस से बाहर चला जाएगा। बात समझ गया? किसी पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड किया और सरफेस के करीब, अब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, अभी रही है, अब वो बाहर निकल जाएगा। ये इस तरह से होता है कि वो बनते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, फिर वो कंडेंस होकर वापस आते रहते हैं, और ये इस तरह से एक प्रोसेस चलता रहता है। और एक पॉइंट आता है कि जब आपके पास जितने वेपर्स बन चुके होते हैं उतने, लेट्स से कि एक वेपर बना, एक कंडेंस हो गया, 2 बने, 2 कंडेंस हो गए, 3 बने, 3 कंडेंस हो गए। ये पॉइंट एक स्टेट आ रही है, इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितने बनते हैं उतने ही कंडेंस भी, अगर 100 बने तो 100 एक साथ ही, एग्जैक्टली। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, मतलब कि 100 बने हुए, सही है। अब 101 बना, ठीक है, तो एक वहां जो एक जो होगा वो कंडेंस होकर वापस चला जाएगा, 100 रहेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 बने, जब 2 बन गए, ये नहीं कि वो ही वापस आ जाएंगे, कोई उन दूसरों में से भी आ जाएगा, तो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाती है, उसको आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। एनीवेज, ड्यू टू सरफेस एंड एस्केप आउट, इसकी रीजन ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से मोशन ज्यादा होती है, वो एस्केप आउट हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। अब ये जो इवेपोरेशन होती है ये 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज है सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना कंडेंसेशन ज्यादा होगी। जाहिर है ज्यादा सरफेस एरिया है
तो नीचे से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है ना वो एक दूसरे के साथ मूव करते हुए आ रहे हैं, तो एस्केप आउट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल आपकी गैस होती है, याद रखना। आपको मैंने इससे पहले कहा था कि इसको आप सर्च करके लाएं, लेकिन आपने किसी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल आपकी गैस, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो तेजी से मूव करें, जब मूव करेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा करने से इवेपोरेशन ज्यादा होगी। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जितनी वीक होंगी उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतनी इवेपोरेशन जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। उसकी हमें रीजन आसानी से पता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर, pressure exerted by vapors when rate of evaporation is equal to rate of condensation। यही हमने बात की थी, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है उस वक्त जो बाहर प्रेशर होगा उन वेपर्स का, जाहिर है वो वेपर्स बन गए तो वेपर्स भी तो मूव कर रहे होंगे, तो वो भी तो कोई फोर्स लगा रहे होंगे यूनिट एरिया के ऊपर, तो वो भी तो अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो अब जब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए उस वक्त जो प्रेशर होगा वेपर्स का उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अरे बात समझ नहीं आ रही? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट गिवन टेंपरेचर, किसी एक खास टेंपरेचर। और जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगी वो दोनों वेपर और कंडेंसेशन जब सेम होंगे तब एग्जैक्टली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप उसको कहते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक लिक्विड है, इसके अंदर अब ये होगा कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स यहां बाहर आएंगे और ये मूव कर रहे होंगे, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई यहां से निकलेगा, कोई यहां से निकलेगा उस तरफ, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होंगे, तो ये आपके पास सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेपर्स होंगे। अब इनकी वजह से जो आपके पास एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा उसको आप वेपर प्रेशर करा। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट एट विच लिक्विड प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम एक्सटर्नल प्रेशर। इस पूरी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में टेंपरेचर का वर्ड है, लेकिन आज दिन तक आप जब टेंपरेचर को पढ़े आप बॉइलिंग पॉइंट को करते हैं तो आप पहले बताते हैं जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा ही करें। लेकिन यहां पे डेफिनेशन हो गई, पॉइंट एट विच लिक्विड प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लिक्विड प्रेशर जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स से कि ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास एक खास किस्म का ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके ऊपर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट का भी होगी और ये लिक्विड का भी अपना प्रेशर होता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर बराबर हो जाएंगे उस वक्त आप कहेंगे कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अगर ज्यादा होगा तो फिर बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो, बाहर अगर ज्यादा हुआ तो होता ही ज्यादा है, होता ही। अब हमने क्या करते हैं कि इसको हीट अप करते हैं, क्या हीट अप करते हैं तो फिर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि चीज उबलना शुरू हो जाती है। आ रही बात समझ नहीं आ रही? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से लिक्विड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हम बजाय इसके कि इसके टेम्परेचर को ज्यादा करें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें तो क्या होगा, होना चाहिए कि नहीं। लेट्स से कि आपके पास लिक्विड जो प्रेशर है हम ले लेते हैं कुछ भी, हम उसकी एक वैल्यू ले लेते हैं, बाहर जो होता है वो 1 atm होता है, मतलब एक खास स्टैंडर्ड वैल्यू है सी लेवल के ऊपर। यहां पे हम ले लेते हैं लेट्स से क्या 0.5 atm ले लेते हैं जो कि कम होता है, मैं अभी जस्ट एक आर्बिट्ररी वैल्यू समझाने के बाद। आप क्या काम करते हैं, इसको हीट अप करते हैं तो ये 0.185 atm जो है ये क्या हो जाता है, 1 atm हो जाता है। हम कहते हैं पानी ने उबलना शुरू कर दिया। हम ये काम करें इसको 0.5 पे लें
कैसे कर सकते हैं? इसको तो हीट कर इसको कम कैसे करना है? वो ज्यादा करना तो आसान है, हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि प्रेशर किस वजह से होता है? मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स को ही निकाल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। और आप एक बात याद रखिए, आप 100% प्योर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते कभी भी, ये याद रखिए। अगर आप नहीं मैं सब कुछ निकाल दूंगा एक जगह से, कभी नहीं हो सकता, नेवर। एनीवेज, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप यहां पे क्या करेंगे? वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। अब वैक्यूम क्रिएट करने का जो आपके पास बेस्ट तरीका है वो आप सिरिंज से कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी आप सिरिंज ले लेंगे अच्छा वो रिजल्ट आपके पास आएगा। कैसे? आपने जस्ट ये करना है कि उसके अंदर एक ड्रॉप डालना है, छोटा सा पानी का ड्रॉप डाल के उसके बाद आपने सिरिंज के आगे से जो है उसकी नीडल को उतार देना है और आगे हाथ रख देना है। उसके बाद आप सिरिंज को पीछे खींचेंगे। अब एरिया ज्यादा हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो कम होगा, वो तो पिछला ही जितना आपने डाला था। अब ये होगा कि वहां पे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो जो पानी है उबलने की जो पहली निशानी होती है वो ये है कि बुलबुले उठना शुरू होते हैं। बॉइलिंग की पहली निशानी ये है कि बुलबुले उठना शुरू होते हैं। ऐसे ही करेंगे तो अब जब आप उसको पीछे खींचेंगे तो बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो बुलबुले बनना और बिल्कुल वो उबलना शुरू कर देगा, क्योंकि जाहिर है आप इतना ज्यादा वैक्यूम उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे जितना उसको जरूरी है, लेकिन आप बहुत हद तक देखेंगे कि वो आपको उबलने की पहली स्टेट का मतलब या बॉइलिंग की पहली स्टेट आपको मिल जाए। ये आप काम कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के नतीजे में। सर अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 से अबव है, अगर फर्ज करें 100 से अबव या 180 से अबव, 180 ठीक है, तो हम अगर तो ये इसका 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ ठीक है। फिर अगर वो ज्यादा हुआ तो बाहर जो आपके पास उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 atm प्रेशर के लिए है, सही है? हाँ, जब आप 2 atm प्रेशर कर देंगे तो 200 नहीं होगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का, लेकिन ज्यादा जरूर हो जाएगा। आपका पानी वही पानी जो आपके पास अभी 100 पे उबल रहा था वो 200 पे उबलेगा। अरे बात समझ गया? और इसकी बड़े मजे की जो आपके पास प्रेशर कुकर की एग्जांपल आ रही है वो यही है। चलिए हम इधर इसको स्क्रीन करते हैं ताकि आगे चल सके। प्रेशर कुकर किधर गया? अच्छा एप्लीकेशन, हाँ ये एप्लीकेशन में है, यहाँ पे, हाँ इसी की एप्लीकेशन प्रेशर कुकर उसके बाद आता है। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है? प्रेशर इंक्रीज करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर का भी नाम दिया था। तो वो जो उसके ऊपर वेट लगी होती है वो एक खास प्रेशर डेवलप कर देती है। जो ही वो सारी स्टीम का प्रेशर उस वेट के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है वो थोड़ी सी हिलती है, थोड़ी सी गैस निकल जाती है। आई बात समझ करें? जो ही थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू होता है वो थोड़ी सी हिलती है तो गैस निकल जाती है। अब वो क्या कर रहा है? वो एक खास एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप कर रहा है। जब खास एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा डेवलप कर रहा है तो उसका मतलब है कि अंदर जो चीज है वो देर से उबलेगी। वो 100 डिग्री में बॉयल नहीं होगी, वो बाद में बॉयल होगी। जब वो बाद में थोड़ी देर के बाद बॉयल होगी तो होगा क्या? उसके अंदर एनर्जी ज्यादा चली जाएगी, क्या नहीं? एक चीज है जो 100 डिग्री, आपने याद है आपने पढ़ा था कि स्टीम ज्यादा क्यों जलाती है और आपका जो पानी है वो ज्यादा क्यों नहीं जलाता? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर स्टीम हो तो वो आपकी क्या करती है? ज्यादा जलाती है, लेकिन दूसरी ज्यादा तो होता क्या है? स्टीम में एनर्जी ज्यादा चली जाती है। पहले तो 100 पे बॉयल करता है, लेकिन और हीट करेंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा लेकिन एनर्जी ज्यादा चली जाएगी। अरे बस तो कोई चीज अगर देर से बॉयल होगी तो फिर क्या होगा? एनर्जी उसमें ज्यादा चली जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा जाएगी तो अंदर चीजें जो पड़ी होगी वो प्रेशर कुकर के अंदर जब वो ज्यादा प्रेशर हो जाता है उस वजह से होता है। हाँ, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो जाहिर है उसको फिर आपको ज्यादा डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? बॉयल करना पड़ेगा। अब तो अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे वेपोरेशन और कंडेंसेशन का ज्यादा होना चाहिए। वेपोरेशन का और कंडेंसेशन को प्रोसेस, कंडेंसेशन का वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर उसके अंदर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा होगा। जैसे गैसियस स्टेट में होता है तो वापस आ जाता है लिक्विड। किसी हद तक आता है,
मतलब कि क्योंकि जाहिर है नीचे भी तो आपके पास वो टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर उसको ज्यादा, तो जाहिर है इक्विलिब्रियम का प्रोसेस एक खास पॉइंट के ऊपर जाकर ये होगा। लेकिन हम जो उसमें बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने अभी बात कर ली कि प्रेशर ज्यादा करने के तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। जब टेम्परेचर ज्यादा की जरूरत होगा तो उस दौरान आपके पास एनर्जी ज्यादा जाएगी, जब एनर्जी ज्यादा जाएगी तो चीजें गल जाएंगी। ये बात है कि वो जल्दी चीजें गल जाती है क्योंकि एनर्जी उनके अंदर ज्यादा चलेगी। जो आपका जो है मरी है, मरी में जो दाल है वो देर से गलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जितना आप हाई जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब वो कम होगा तो चीज जल्दी बॉयल हो जाएगी। जब जल्दी बॉयल हो जाएगी तो मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं गई। जब ज्यादा एनर्जी नहीं गई तो वो गली नहीं। गलने का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ नहीं है, आज लोग किसी हद तक इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ है। वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो उसकी दाल है आपकी, तो उसके अंदर जो बांड्स हैं उनको ब्रेक करती है, गोश्त है तो उसके अंदर जो बांड्स हैं उनको ब्रेक करती है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आज बात समझ नहीं आती। हमने आज पूरा वो है ना किचन भी पूरा कर लिया। वैक्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन ये बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है। ये प्रेशर कुकर का रिवर्स प्रोसेस है। ये इस प्रेशर कुकर का रिवर्स प्रोसेस किस तरह से, ग्लिसरीन है ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना ये बॉयल करती है 1 atm प्रेशर अगर हो। सारी बात समझ नहीं आती। 290 पे क्या करती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि ये 290 डिग्री पे पहुंचने से पहले ही जो है ना ये 290 पे पहुंच के ये डीकंपोज हो जाती है, टूट जाती है। मतलब ग्लिसरीन नहीं रहती, कोई और चीज बन जाती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब अगर आपने इसको डिस्टिलेशन करनी है तो डिस्टिलेशन ये होती है कि बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद वेपर्स बनाते हैं, वेपर्स को दूसरी तरफ जाकर कंडेंस करते हैं, तो उससे कुछ चीज के वेपर जाकर कंडेंस होते हैं, बाकी सारी चीजें रह जाती है। डिस्टिलेशन है ऐसा ही कि नहीं? अगर आपके नमक में पानी, आपने पानी में नमक आपने डाल दिया, अब आप क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, बॉयल करेंगे, तो सारे वेपर्स होंगे वो दूसरी तरफ जाके कंडेंस हो जाएंगे, एक नीडल लगा देंगे जो भी करेंगे आप, और दूसरी तरफ जाकर कंडेंस हो जाएंगे, पीछे सारे का सारा नमक रह जाएगा। तो ये डिस्टिलेशन है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाए टेम्परेचर। लेकिन ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे तो डीकंपोज हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं। क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसको क्या करते हैं आप, कम कैसे होगा, जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें, 1 atm से कम कर, 1 atm से आप कम कर रहे हैं। जब आप 1 atm से कम करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वेपर्स बन जाएंगे। पहले ही वेपर्स बन जाएंगे, 290 पे पहुंचने से पहले 210 पे वेपर बन जाएंगे। अब वो वेपर चले जाएंगे, आप डिकम्पोज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ये डिकम्पोजिशन की आपके पास एडवांटेजेस आर द डिक्रीज इन टाइम। अब इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि डिक्रीज इन टाइम ऑफ डिस्टिलेशन। अब प्रेशर आपने कम कर दिया तो 210 पे पहुंचने में ज्यादा टाइम जल्दी कम चला जाएगा, 210 डिग्री टेम्परेचर जल्दी अचीव हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा। अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं। इस थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं आपको कपड़े की दे सकता हूं। कपड़े को कभी आपने उबलता हुआ देखा? हाँ, है ना, कपड़े को उबलता हुआ नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, जल जाता है। दैट इज समथिंग कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अरे वो सॉलिड है ना, सॉलिड तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन वो होता है उससे पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है। सारे जो डाई करते हैं वो उसमें भी गर्म पानी में, लेकिन वो एक अलग सी चीज है। मतलब कि उसके अंदर आपके पास एक और चीज शामिल होगी, वाटर भी तो शामिल हो गया, तो अब उसके साथ वो सब चीजें बाकी उसकी बांड्स के ब्रेक डाउन करने के अंदर वो सारी चीजें होती है। लेकिन उसमें आपका एग्जैक्टली जो चीज शामिल होगी है वो एक नया चीज, डाई शामिल हो गया या साथ में पानी शामिल हो गया। फिर जब आप उसको करेंगे बॉयल करेंगे तो फिर वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं है? ये डिस्टिलेशन है, तो ये दो आपके पास जो है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है जिनको आप कर सकते हैं। अब ये पानी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें कि आपके पास 1 atm बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, वो क्या है 100 डिग्री है 1 atm के ऊपर, लेकिन वही आपके पास जो है वो 0.5 atm हाफ कर देंगे, ये
82 डिग्री पे पानी बॉयल होता है। और इस वक्त जहां पे आप हैं, इस जगह पे जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता। कितने पे होता है? कम पे। रूम पे बॉयल हो जाता है, रूम पे बॉयल रख देंगे पानी तो उबलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 atm प्रेशर यहाँ पे नहीं है। 1 atm सी लेवल पे होता है, हम सी लेवल से काफी तकरीबन ऊंचे ऊपर है। हमारी बात समझ नहीं आता, तो हमारा प्रेशर थोड़ा कम है, तो प्रेशर कम है तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। अब वो कितना होगा? 98 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। वो आप जाके अगर चेक करना चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, कि कितने पे बॉइल करता है आपका। कोई मसला है सारे में? ठीक है। अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दोबारा करो, रिपीट करो। जब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या फायदा? वाटर के अंदर ह्यूमन बॉडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या इफेक्ट होगा? ह्यूमन बॉडी, वुमेन बॉडी में क्या इफेक्ट? सबसे पहले तो आपकी वुमेन लाइफ के ऊपर हम देख लेते हैं क्या इफेक्ट। आप ये देखिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बनेगा। बहुत सी चीजें जो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं वो डिजॉल्व नहीं, जब डिजॉल्व नहीं होंगी तो आप उनको जो इनटेक करते हैं वो आप इनटेक उनको नहीं कर सकते। आपके पूरे का पूरा जो आपके पास ब्लड है या बाकी सब चीजें जितनी भी हैं वो फिर क्या होगा? वो मतलब कि पानी के साथ बांड नहीं बना सकेंगे, उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकेंगे। तो फिर ये तमाम चीजें जितनी आप मेडिसिन अगर लेना चाह रहे हैं, बाकी जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो फिर रेगुलरली परफॉर्म, पानी अलग बाकी चीजें अलग, वो डिजॉल्व नहीं हो सकेंगी। आपकी बॉडी को कोई चीज मिनरल्स अगर वो उसके अंदर पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो सके तो फिर आप उनको इंटेक नहीं कर सकते, ले नहीं सकेंगे, कैसे लेंगे? और वो आगे जाके जो है ना वो प्रोसेसिंग उनकी नहीं हो सकेगी। ये पूरे का पूरा जो है ना वो आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर एक पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो।